नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो उत्तराखंड की खबरें हम शुरू करेंगे, लेकिन एक खबर आपको दे दें कि अयोध्या में अब रामार्चा पूजा जो है वो शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 पर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 पर देखेंगे रामार्चा पूजा की। रामार्चा पूजा की शुरुआत हो गई है। आज जो उत्सव है उसकी शुरुआत का दूसरा दिन है। कल जिस तरह से गौरी गणेश की पूजा हुई थी, आज रामार्चा पूजा भी अब शुरू हो गई है। वैदिक कर्मकांड के अनुसार ये पूजा कराई जा रही है। 6 घंटे तक ये पूजा चलेगी। लोकस्य लौकिक पारलौकिक
तो लगातार हम अयोध्या से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप ये तस्वीरें देख भी रहे हैं। तो राम मंदिर को बनाने के लिए लाखों कार सेवकों ने पुलिस की लाठियां और गोली खाई। इन्हीं में से एक है हल्द्वानी के राजेंद्र गुप्ता, जो 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवक के तौर पर नैनीताल जिले से अयोध्या गए थे, जिसमें पुलिस की एक गोली राजेंद्र गुप्ता के कंधे पर जा लगी, जिसमें राजेंद्र घायल भी हो गए, जिनका फैजाबाद जिला अस्पताल में इलाज हुआ। राजेंद्र गुप्ता जिला अस्पताल में इलाज के अपने कागज दिखाते हुए भावुक हो जाते हैं। राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, लेकिन शिलान्यास के पीछे बहुत सारे लोगों का संघर्ष है और विशेषकर उन कार सेवकों का, जिन्होंने हिम्मत करके अयोध्या पहुंचे और बाबरी मस्जिद को गिराया। और फिर उसके बाद तय हुआ कि राम मंदिर किस तरीके से बनेगा, क्योंकि वहीं से एक पृष्ठभूमि तैयार होती है राम मंदिर की अयोध्या में बनने की। राजेंद्र गुप्ता हमारे साथ एक मौजूद हैं, जो कार सेवक रहे हैं, हल्द्वानी के रहने वाले हैं। और विशेष बात यह है कि राजेंद्र गुप्ता ने साल 1990 में इस कार सेवा के दौरान गोली भी खाई है। राजेंद्र जी, क्या अनुभव रहे आपके उस अयोध्या आंदोलन के दौरान? अनुभव बढ़िया था, तेज तरह अनुभव था। एक मंदिर बनाने का निर्माण था, संकल्प लिए हुए थे कि ये मंदिर हमारा ही है, हमारे राम मंदिर बनेगा, हम ही बनाएंगे इसको। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आप गए थे वहाँ पर? आप गए थे यहाँ से? उस दिन हम गए तो हमको वहाँ पे पुलिस ने रोक लिया था, सरू पुल के पास। उन्होंने रोक लिया, जाने लगे, कहाँ जा रहे हो? मैंने मस्जिद पे जा रहे, नहीं तुम नहीं जा सकते वैसे। तो उन्होंने पुलिस ने, हम जाने जबरदस्ती जाने लगे तो उन्होंने पुलिस ने हम पर गोली चला दी। कितने तो वहाँ पे मर गए थे, कितने घायल हो गए थे। मैंने भाग के अपनी जान बचाई, पुलिस ने गोली चलाई। कहाँ है आपकी गोली के निशान? क्या अभी भी आपके शरीर में मौजूद है? ये मेरे यहाँ से गोली लगी थी, इस जगह से, यहाँ से निकली, यहाँ से घुसी और यहाँ पीछे से इधर से निकली है। ये निशान अभी भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो राम मंदिर के आंदोलनकारी थे, उन्होंने किस संघर्ष का सामना किया। राजेंद्र जी, आप क्या हॉस्पिटल में भर्ती हुए? उसके बाद आपको पुलिस ने किस तरीके का सहयोग किया? पुलिस ने कोई सहयोग नहीं करा, किसी ने कोई सहयोग नहीं करा, खाली मेरे संग वाले उन्होंने सहयोग करा और खाली अस्पताल के जो डॉक्टर लोग थे, नर्स लोग थे, उन्होंने कहा। बाकी किसी पार्टी ने, किसी अधिकारी ने कुछ नहीं करा। और आज अगर राम मंदिर बनने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है और लगभग 1990 के बाद लगभग 28 साल हो गए हैं, मुझे बड़ी खुशी है बात की। मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो है मेरी गोली जो लगी है, मुझे संकल्प मैंने जो लिया था पूरा राम मंदिर का, मैंने मेरे भाई लोगों ने और जोन में लिया था, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। राजेंद्र जी के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं आज? इन्होंने, क्योंकि तब तो गोली खाई थी भाई ने आपकी। अच्छा अनुभव कर रहा हूँ मैं। इस समय हमारी जो कामना थी वो पूर्ण हो रही है। तो जिन लोगों ने भी राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, अपने खून की बूंद बहाई, या फिर जिन्होंने अपने प्राण दिए, ये निश्चित तौर पर उनके लिए सुकून का पल है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन विनीत कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण की अब शुरुआत 5 अगस्त से हो रही है। अल्मोड़ा में राम जन्मभूमि में मुख्य भूमिका में रहे पूर्व विधायक कैलाश शर्मा भी काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि साल 1991 में वो बीजेपी के युवा मोर्चा के महामंत्री थे, जब लोगों को जेल में खाना देना और आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहे थे। बहुत अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। वास्तव में हम तब बहुत युवा थे और भारतीय जनता पार्टी के युवा संगठन में काम करते थे। मैं युवा मोर्चा का जिला महामंत्री हुआ करता था और वो दिन आज याद करते हैं। वास्तव में कितना संघर्ष हम सब ने किया, भारतवासियों ने किया। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं पूरे देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है। वहीं हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में एक ऐसा शहर जहां पर विश्व प्रसिद्ध 3 पुल भगवान राम के परिवार के नाम से जाने जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की, राम झूला की और जानकी सेतु की, जो राम नाम की आस्था का पूरे विश्व में गुणगान कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि ऐसा कोई शहर विश्व में नहीं जहां पर राम परिवार के नाम पर 3 पुलों का नाम रखा गया है। गंगा पार जाने का सोचा तो वहां पर लक्ष्मण जी ने उस समय अपने बाणों से एक पुल का निर्माण किया था। आज भी लक्ष्मण झूला है और लक्ष्मण झूला के नाम से वो सेतु बना हुआ है। ऐसे ही एक हमारे राम जी के नाम से राम सेतु भी है और एक इसी तरह जानकी माता के नाम से जानकी सेतु भी है। और राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी देश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी मजबूत होकर उभरी है। मंदिर आंदोलन से पहले उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले कहीं नहीं थी।
राम मंदिर आंदोलन ने हाशिए पर खड़ी बीजेपी में इस कदर जान फूंकी कि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। देश की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी बीजेपी की मजबूत पकड़ के पीछे मंदिर आंदोलन का अहम रोल रहा है। 1991 के मंदिर आंदोलन से पहले पहाड़ी इलाकों में बीजेपी का जनाधार ना के बराबर था। उस दौर में बीजेपी से आगे यूकेडी और कांग्रेस हुआ करती थी। राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू होते ही जब रथ यात्रा निकली तो उसने सारी चीज़ें पलट दी। अब मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जो है भाजपा स्थापित हो गई और 91 के चुनाव में भाजपा ने 4 सीटें जीत ली पहाड़ की। तब हरिद्वार शामिल नहीं था यहाँ। इसके बाद धीरे से जो है यूकेडी जो है हाशिए पर जाती रही। 1989 के आम चुनाव में अल्मोड़ा और टिहरी लोकसभा में कांग्रेस का मुकाबला सीधे यूकेडी से हुआ था। टिहरी और अल्मोड़ा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उस दौरान तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। उस दौर में बीजेपी की हालत इस कदर खराब थी कि ना तो कोई बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था और न ही संगठन के पदों पर काबिज होने की चाह रखता था। राम जन्मभूमि से पहले मैं जिला अध्यक्ष हुआ था। उन दोनों भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष बनने को कोई तैयार नहीं होता था। हमारे लिए कोई संविधान नहीं था। हम 10 साल तक उसमें चंपावत जिला पेरोड जिला एक ही हुआ करा, जिला अध्यक्ष था। उसमें चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। 1989 तक पहाड़ की तीसरी ताकत की किस्मत 1991 के राम मंदिर आंदोलन ने पूरी तरह से बदल कर रख दी। आलम यह था कि 1991 के आम चुनाव में बीजेपी ने पहाड़ की 4 सीटों पर एक साथ कब्जा जमाया। ये पहला मौका था जब पहाड़ में कमल हर तरफ खिला नजर आया। मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी का बढ़ता जनाधार आज भी बदस्तूर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर दवाई की कालाबाजारी में गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति आजम नसीर खान उत्तराखंड के काशीपुर का रहने वाला बताया जाता है, जिसने मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। आजम नसीर खान पर टोस्लीजुमाब दवाई को ज्यादा कीमत पर बेचने का आरोप है। 40,000 की दवाई को 1 लाख रुपए में बेचने का इस पर आरोप है। टोस्लीजुमाब दवाई कोविड के इलाज में काम आती है और यही वजह है कि इसकी गिरफ्तारी अब की गई है। चंपावत में भारत नेपाल के अधिकारियों की आज बैठक होगी। इंडो नेपाल बॉर्डर एसएसबी कैंप्स में ये बैठक हो सकती है। नो मैंस लैंड मिसिंग पिलर 811 के पास कब्जे को लेकर यह बातचीत होगी। विवाद के बाद पहली बार दोनों देशों के अधिकारी बातचीत करेंगे। बॉर्डर पर नेपाल के तार बाड़ पौधारोपण करके अतिक्रमण किया हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बॉर्डर से लगे अधिकारी इस विवादित जगह पर एक बार मिल चुके हैं, लेकिन तार बाड़ को हटाने को लेकर कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। बातचीत करने के लिए कमलेश भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, इन अधिकारियों की, दोनों तरफ के अधिकारियों की कब बातचीत होनी है और अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए नीलू, पूरा मसला है इंडो नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड पे 811 पिलर जो मिसिंग है, वहां पर नेपाल के द्वारा तारबाड़ करना और पौधारोपण करना। सूत्रों के हवाले से हमें पता चली है बनबसा के एसएसबी कैंप में ये बैठक आज होनी है। लगभग 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ पर ये बैठक होगी, जिसमें कंचनपुर जिले के और आपके चंपावत जिले के दोनों समकक्ष डीएम और एसपी यहाँ पर अधिकारी होंगे। और उसके बाद ये बातों में चर्चा होगी कि जो नो मैंस लैंड पर ये जो अतिक्रमण किया गया है, नेपाल की तरफ से इसमें क्या रुख है और भारत का इसमें किस तरीके से इसमें विरोध दर्ज करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलेश जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद बात टिहरी की करें तो यहां पर प्रतापनगर के देवल गांव में गुलदार के हमले में एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिला। वहीं 2 दिन पहले ही टिहरी के घनसाली के सरपोली गांव में ही गुलदार ने एक महिला को घायल कर दिया था, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत थी। और पहाड़ों में लगातार भूस्खलन का सिलसिला जारी है और अपनी जान हथेली पर लेकर सफर करने को मजबूर हैं। एक ऐसी ही तस्वीर रुद्रप्रयाग से निकलकर सामने आई, जहां पर चंद सेकंड में भारी भरकम पहाड़ का मलबा सड़कों पर जा गिरा। पहाड़ से बोल्डर गिरने की तस्वीरें वहां मौजूद किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली। आप भी देखिए कैसे पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिरता नजर आ रहा है। वहीं मलबे को गिरता देख लोग भागते भी दिखे।
आपको ये तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरह से केदारनाथ जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड पर ये घटना हुई है और अब इसमें जो बांसवाड़ा की है, जिसमें एक युवक की बांसवाड़ा में ही पहाड़ गिरने से वो पत्थर की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का आज जन्मदिन है। वैदिक आचार्य कुलम में आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बालकृष्ण का जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और अल्मोड़ा के मोहरकाटा में कई परिवार पिछले कई सदियों को बांस की टोकरी सहित अन्य सामान बनाते हैं, लेकिन आधुनिकता ने इनकी प्रासंगिकता समाप्त कर दी है और इन परिवारों के सामने रोजी रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। बांस की टोकरी, डलिया, सूप, गागरी समेत कई सामान बांस से बनाए जाते हैं, जिसकी बाजार में खूब मांग रहती थी। समय के साथ साथ टोकरियों की जगह प्लास्टिक ने ले ली, जिससे बांस से बने इन सामानों की मांग कम हो गई। अब इन परिवारों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऊपर से कोरोना संक्रमण ने भी नई समस्या पैदा कर दी है। 80 वर्षें होगी, अब यही काम करता हूँ और सब चीज़ टोकरी बना के छोटे या बड़े वाले, छोटी नहीं बनते, छोटी बनती हैं, दुकान में बेचते हैं। इन 40 परिवारों पर आए संकट को देखते हुए ग्राम्य परियोजना से उन्हें आधुनिक सामान बनाने की ट्रेनिंग दी। इसके बाद कुछ सरकारी कार्यालयों में डस्टबिन की सप्लाई का इन्हें ऑर्डर भी मिला है, लेकिन ये मदद अभी भी नाकाफी है। ये जो उत्पाद बनते हैं उनके अच्छी क्वालिटी की वो बने उत्पाद बने, इसके लिए हमने बैम्बू बोर्ड से ट्रेनिंग कराई है और उसके हम बाजार तलाश रहे हैं जहाँ पे उनको अच्छा मूल्य मिल सके। हमारे वहाँ 40 साल से डलिया और सूपा बन रहा था और अभी सीडीओ साहब ने हमें कुछ नया काम करने को कहा। हमने हॉटकेस लैम्प सेट या और हैंगिंग लैंप वगैरह बनाने शुरू कर रखे हैं, जिनकी हमें सीडीओ साहब ने डिमांड भी दे रखी है। ये है धौला देवी ब्लॉक के मोहरकांडा गांव, जहां 40 परिवार इस गांव में रहते हैं और सभी परिवार जो हैं बांस से टोकरियां बनाना और छोटे छोटे आधुनिक उपकरण भी बनाने लगे। रोटी रखने का हॉटकेस भी ये लोग बनाने लगे हैं। पहले तो इनके काम बहुत तेज़ी से गाँव होता था, लेकिन प्लास्टिक ने इन पे जो है बड़ी मार पड़ी हुई है। उसके ऊपर से लॉकडाउन होने के बाद ये लोग जो हैं धीरे धीरे इनके काम में जो मार्केट मिलती थी वो नहीं मिल रही है, क्योंकि पर्यटक नहीं आ रहे हैं और ये अपने कई पीढ़ियों से इस तरह का काम कर रहे हैं और लोगों में अभी भी बहुत उत्साह है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नए युवा हो, इस काम को पूर्ण रूप से कर रहे हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। और टेरी में प्रवासियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। प्रवासियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं जिले में हेवल नदी के आसपास मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार की जा रही है। डीएम का कहना है कि हेवल नदी में पूरे साल पानी रहता है, ऐसे में नदी के आसपास मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे प्रवासियों को स्वरोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। अतिरिक्त हम लोगों ने हेवल घाटी से लगे हुए गांवों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मत्स्य पालन पे मुख्य रूप से हम लोग फोकस कर रहे हैं और इस जिला योजना के माध्यम से हम उस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, क्योंकि उसमें 12 महीने पानी नदी में रहता है, तो उसको हम लोग मत्स्य पालन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।